हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एसबी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बूस्ट किए थे। यानी भारत के पास 15 दिन का केवल पैसा बचा था और 15 दिन का पैसा अगर जो खत्म हो जाता तो भारत की स्थिति बहुत खराब हो जाती। ऐसे कंडीशन में पूरा दारोमदार आ गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऊपर और इन्होंने किस प्रकार मैनेज किया था। यानी थंबनेल में ही आपको दिखाई पड़ रहा है कि कैसे मनमोहन सिंह ने देश को डूबने से बचाया था। यानी देश हमारा रियल में डूब चुका था उस टाइम। यानी 15 दिन अगर जो ना कवर किए होते मनमोहन सिंह जी तो उस टाइम हमारा देश बहुत खराब कंडीशन में चला जाता। अपने देश पर विदेशी लोन का भी बहुत ज्यादा दबाव था और वो लोग भी दबाव दे रहे थे पैसे के लिए, लेकिन क्या करें उस टाइम स्थिति ही ऐसा आ गया था कि और किसी के बस का नहीं था। लेकिन ऐसे कंडीशन को सुधारने के लिए हमारे सामने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए और हमारी भारत की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार बूस्ट किए, इसको स्टेप बाय स्टेप हम आपको समझाएंगे। बस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे आपको दिखाई पड़ रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, इनके पहले हम बताने के पहले थोड़ा इनके बायोग्राफी के बारे में जान लेते हैं। सबको पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 में यानी भारत की आज़ादी के पहले हुआ था। इनका जन्म 47 में देश आज़ाद हुआ था, यानी उसके पहले यानी 32 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था। पाकिस्तान एरिया था उस टाइम, यानी 47 के पहले जब जन्म 32 में हुआ है तो यानी आज़ादी के पहले इंडिया पाकिस्तान एक में ही हुआ करता था, एक टाइम ऐसा था। तो जन्म इनका वहीं पर हुआ था, लेकिन डिवाइड के फलस्वरूप ये यहाँ पर पंजाब वाले हिस्से में आ गए थे। 92 साल की उम्र में 26 दिसंबर सन 2014 यानी अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, जिसके वजह से पूरा देश अभी शोक में डूबा हुआ था। उन्हीं के याद में इस वीडियो को बनाए हैं ताकि कुछ लोग जाने कि हमारा देश डूबने से किस प्रकार ये बाहर निकाले थे। बहुत लोगों के मुंह पर यह चर्चा चलता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। देखिए यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री थे उस टाइम जब ये स्थिति आ गया था 15 दिन वाला। 1991 यानी 1991 से लेकर 1996 के बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के वित्त मंत्री थे। फाइनेंस मिनिस्टर यानी जो पैसे का आदान प्रदान होता है या कहां पर टैक्स कितना असूला गया है, कितना क्या होता है, सब पूरा पैसे से संबंधित वित्त मंत्री के अंतर्गत आता है। इसका मैनेज यही करते थे उस टाइम। बात करते हैं, हमारे 13वें प्रधानमंत्री भी थे, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। अगर जो कार्यकाल की टाइमलाइन की बात करें 2004 से लेकर 2014, यानी बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि हमारे देश के लगातार दो बार प्राइम मिनिस्टर ये भी बने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। अब यहाँ पर इनकी हम थोड़ा एजुकेशन के बारे में देखेंगे कि इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है ये हुआ था वहीं पाकिस्तान का एक स्कूल था पेशावर में, और सेकेंडरी एजुकेशन ये कौशला राजगीर यानी अमृतसर यानी पंजाब का एक जिला है अमृतसर में इन्होंने अपना सेकेंडरी शिक्षा पूरा किए थे। अगला देखेंगे हायर एजुकेशन में बैचलर डिग्री यानी स्नातकोत्तर वाला ये अमृतसर में, और ये मास्टर डिग्री ये किए थे इंग्लैंड में, और डॉक्टर ऑफ यानी पीएचडी ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से, यानी जहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो भी भारत के महान व्यक्ति हैं, जहां से वो अपना पीएचडी किए थे वहीं से डॉक्टर मनमोहन सिंह भी किए थे पीएचडी। देखिए यहाँ पर कुछ है किस किस चीजों में विशेषज्ञ थे। इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, फाइनेंस वित्त विभाग में, और इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के माध्यम से देखा जाए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अर्थव्यवस्था के विकास में भी इनका बहुत बड़ा अनुभव था उस क्षेत्र में। यानी उस टाइम अगर जो देखा जाए अवार्ड कुछ सम्मान भी इनको मिला था उस टाइम, पद्म विभूषण 1987 में, और देखा जाए तो प्रेसिडेंट का अवार्ड, और बाकी गवर्नर भी थे भारत के उस टाइम। तो इन सब का इनको अवार्ड और सम्मान मिल चुका है। तो दोस्तों हम वीडियो को ज्यादा देरी नहीं करेंगे, हम टॉपिक पे आते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह किस तरह देश को बचाए थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं।
यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं, और बगल में 1991 से लेकर 96 के बीच में जो हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी थे। यानी उसी टाइम यह स्थिति कंडीशन खराब हुआ था। वो 15 दिन का जो पैसा बचा था उसी टाइम हुआ था। हमारे प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव जी, ये उसी टाइम का फोटो है जब 15 दिन का पैसा बचा था केवल। सभी किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। इसमें दोस्तों हैरानी की बात यह है कि जो हमारे बगल में एक ऊपर यानी उत्तर साइड जो पाकिस्तान है और इधर साइड में देखेंगे श्रीलंका, इन दोनों का स्थिति बहुत ज्यादा आगे था हमसे। यानी बहुत शर्मिंदगी की बात है, हमको कहते हुए भी शर्म लग रहा है कि हमसे आगे पाकिस्तान और श्रीलंका निकल गया, जो 2-3 राज्यों के बराबर भी नहीं है वो हमारा देखा जाए। खैर, जब कुछ नहीं चल रहा था, प्रधानमंत्री जी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, तो पूरा जिम्मा डॉक्टर मनमोहन सिंह को जी दे दिए कि मतलब आप अपने हिसाब से बताइए कि कैसे क्या होगा, किस प्रकार मैनेज होगा पैसा, क्योंकि जो जिस विभाग के मंत्री रहते हैं उनसे ज्यादा इस बारे में चर्चा करना ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो उस टाइम प्रधानमंत्री जी वित्त मंत्री से चर्चा कर रहे थे, उस टाइम की बात है। तो इसमें जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अपने ऊपर ले लिए, कहे ठीक है हम देखते हैं कि कैसे होगा मैनेज। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने हिसाब से जब उसको मैनेज करना शुरू किए, तो ज्यादा पढ़े लिखे थे भी, विदेश में भी पढ़े थे, एजुकेशन से भरपूर थे, तो उन्होंने एक योजना लाया इंडिया में 1991 में, 1991 में एक योजना लेकर आए जिसे एलपीजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? एलपीजी। एलपीजी देखिए, एलपीजी क्या होता है आप लोग वो मत समझिएगा कि एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस वाला, वो नहीं है। एलपीजी का फुल फॉर्म हम देखेंगे तो यहाँ पर एल मिस होता है लिबराइजेशन, और पी का मतलब दिया है प्राइवेट से, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। लिबराइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण, यानी इन्होंने उदारीकरण का स्थिति यहाँ पर, यानी उदारीकरण का योजना यहाँ पर लेकर आए, उसके माध्यम से 2 टुकड़ों में बटा। अब यहाँ पर एक प्राइवेटाइजेशन और एक ग्लोबलाइजेशन, यही 2 चीज ऐसी हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल सकता था उस समय। यानी यही 2 चीज ऐसे थे कि जो भारत के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इसके कोष में पैसा आ सके, केवल यही 2 रास्ता था। तो हमारे प्रधान मनमोहन सिंह जी उस समय ले आए थे। अब देखिए हम एक एक टॉपिक को देखते हैं कि आखिर ये उदारीकरण का मतलब क्या होता है, निजीकरण का मतलब क्या होता है, या वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं डिटेल में। देखिए 3 भाग में बांट दिए। लिबराइजेशन यानी किसी देश की अर्थव्यवस्था को अगर जो मेंटेन करना हो तो सरकारी जो नियंत्रण रहेगा या सरकार की जो बाधाएं होती हैं उसको कम करना या हटा देना। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत कुछ ऐसे विभाग होते हैं जिनका पूरा नियंत्रण गवर्नमेंट का होता है, उसको हम हटा दें, कुछ गाइडलाइंस ऐसे होते हैं उनको हटा दिया जाए और भारत के किसी अमीर व्यक्ति को, उद्योगपति को उनके हाथों में सौंप दिया जाए। तो ये होता है यानी नियंत्रण हटा देना या कम कर देना। हटा देना का मतलब ये नहीं कि मतलब नियंत्रण सरकारी हट गया तो वो अपने मन मर्जी से कुछ भी करें, ऐसा कोई चीज नहीं है, गाइडलाइन के अनुसार करेंगे, वो भी भारतीय गवर्नमेंट के अंतर्गत। इसमें देखो क्या दिया है, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, यानी ऐसी वस्तुएं या ऐसे विभाग जो भारत के लोकल लोगों को दे दिया जाए। लोकल में स्थानीय लोग जो भारत के रहने वाले हैं, उद्योगपति लोग हैं जिनका अनुभव उस क्षेत्र में है, उनको दे दिया जाए। जैसे कुछ देखे होंगे प्राइवेट बैंक भी होते हैं, निजीकरण कर दिए गए हैं, उनको चला रहे हैं अपनी स्थिति के अनुसार। और इस समय तो रेलगाड़ी भी और जो कुछ बड़े बड़े चीज हैं वो भी निजी लोगों के हाथों में चला गया है। ताजमहल भी देखा जाए तो चला गया है। तो ऐसे कई चीज हैं प्राइवेट के अंतर्गत आता है। और दिया है ग्लोबलाइजेशन, ये बहुत ऐसी मतलब प्रक्रिया थी उस टाइम कि जो टैक्स का था, जो पैसा का सबसे ज्यादा बूस्ट देने वाला था अर्थव्यवस्था में, यही ग्लोबलाइजेशन ही था। यानी ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है वैश्वीकरण। देखिए वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, जब वैश्वीकरण का रूल लागू होता है किसी देश में तो हमारे देश में विदेश की कंपनियां आती हैं, विदेश की कंपनियां आएंगी, यहाँ पर अपना व्यवसाय चालू करेंगी, हमारे यहाँ लोगों को रोजगार देंगी और हमको टैक्स देंगी।
ये होता है वैश्वीकरण। अब ये नहीं है कि केवल हमारे यहाँ वैश्विक, विदेशों में जब यह प्रक्रिया चालू होती है तो हमारे जो देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो व्यक्तिगत रूप से निजी लोग चलाते हैं वो भी विदेश में जाती है। जैसे टाटा जा रहा है ना, टाटा विदेश में चला रहा है, यानी वैश्वीकरण के अंतर्गत गया है। ये नहीं कि अपने मन से हम चले गए, जब वहां की गवर्नमेंट अपने अनुसार बुलाना चाहे वो भी वैश्वीकरण के अंतर्गत तब वो कंपनियां वहां पर जाती हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं ग्लोबलाइजेशन से। देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये भी बता दिए हैं कि जब विदेश की कंपनियां हमारे यहाँ आएंगी, अपना कारोबार बैठाएंगी और धीरे धीरे टैक्स देंगी और रोजगार लोगों को देंगी, तो वो पैसा हमारे ही देश में आता रहेगा। जैसे जब पता चला विदेश के लोगों को कि इंडिया में ग्लोबलाइजेशन यानी लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आ गई है उस समय, तो कुछ लोग डर भी गए थे कि मतलब इंडिया के पास 15 दिन का पैसा बचा है तो कुछ तो रीजन तो है जरूर। तो मनमोहन सिंह जी उस समय क्या कर दिए कि मतलब कोई भी कंपनी हमारे देश में आए, पूरा बढ़िया से इन्फॉर्म कर दिए थे कि कोई भी कंपनी हमारे देश में आए और 15 दिन के अंदर कागज पत्र बनाए और तुरंत वो चालू कर दे। यानी जितना पहले कागज पत्र मेंटेन हुआ उतने पहले क्या होगा, टैक्स मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमको हमारे पास टाइम भी तो बहुत कम था, 1-2 दिन तो लग गया था नोटिफिकेशन भेजने में उन लोगों के पास कि जो है हमारे यहाँ इस चीज की आवश्यकता है। जैसे और आगे क्या दिया है, जब विदेशी कंपनियां हमारे इंडिया में आएंगी तो विदेशी कंपनियां इंडिया में आने पर हमारे यहाँ जमीन भी खरीदेंगी, उससे भी पैसा बनेगा हमारे देश के लिए। और जब कोई निजी भारत का कोई निजी व्यक्ति खरीदता है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा सकते। लेकिन जब विदेश का कोई आएगा तब हम उस पर मनमानी से, गवर्नमेंट अपने मनमानी के अनुसार उस पर टैक्स लगा सकती है। मनमानी मतलब ये नहीं, जिस गाइडलाइन में रहेंगे उसके अनुसार तो टैक्स लगाएंगी। और कारखाने स्थापित होंगे, जो बड़ी बड़ी मशीनें रहेंगी वो भी लेकर आएंगी, वो भी अगर जो हमारी इंडिया में वो मशीनें रहेंगी तो वो भी खरीदेंगी वो कंपनियां, उसका भी पैसा मिलेगा। और आगे क्या दिया है, रोजगार लोगों को मिलेगा। जो हमारे यहाँ स्थानीय लोग हैं जो पढ़े लिखे रहेंगे उनको थोड़ा हाई कैटेगरी का मिलेगा, और जो थोड़ा नॉर्मल रहेंगे, इंटर पास है बी की इन लोगों के लिए उसी हिसाब से नौकरी भी मिलता रहेगा। आगे टैक्स यानी कंपनी का सबसे बड़ा स्रोत अगर जो देखा जाए, वैश्वीकरण का सबसे बड़ा स्रोत टैक्स ही है। यानी जब विदेश की कंपनी हमारे इंडिया में अपनी कंपनी को स्थापित करेंगी तो उस टाइम क्या होगा, कंपनी अपना फायदा तो पूरा लेकर चला जाएगा विदेश, लेकिन जो टैक्स निकलेगा वो तो हमारा ही रहेगा ना। टैक्स जो निकलेगा वो हमारा ही रहेगा और टैक्स से ही सबसे ज्यादा फायदा इंडिया को होता है। अगले पॉइंट में क्या दिया है, शहरीकरण। यानी जहां पर विदेशी कंपनियां आएंगी, जहां पर स्थापित होंगी वहां पर शहरीकरण होगा। यानी जिस जगह कंपनी स्थापित होगा उसके बगल में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और रेलगाड़ी और सार्वजनिक स्थल और रोड का भी निर्माण होगा। यानी ऐसे कंडीशन में वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शहरों का एक रूप दे दिया जाता है। ये भी एक होता है बूस्ट करने के लिए। अगला, जब वो कंपनी हमारे देश में आ जाएगी तो रोजगार, टैक्स, शहरीकरण और कारखाने, मशीनरी उद्योग और जो जमीन खरीदेंगे, यानी इतने जगहों से हमें पैसा मिलता रहेगा। और ये ऐसा ग्लोबलाइजेशन प्रक्रिया था जहां से इंडिया को सबसे ज्यादा पैसा मिलने वाला था। आगे पॉइंट में हम देखेंगे प्राइवेटाइजेशन मींस निजीकरण। देखिए जब कोई गवर्नमेंट कंपनियां जो बड़े पैमाने पर चलती हैं, जो हमारे यहाँ पर उद्योगपति होते हैं या जो व्यक्ति उस बारे में अनुभव लिया रहता है उसके हाथों पर सौंप दी जाती हैं। यानी सरकारी नियंत्रण उनके हाथों से हट जाता है और कुछ गाइडलाइन के अनुसार उनको दे दिया जाता है कि कितना टैक्स लगेगा। खैर जो ग्लोबलाइजेशन के तहत जो कंपनियों में टैक्स लगेगा वो प्राइवेट यानी जो निजीकरण में रहेगा वो थोड़ा कम रहता है, क्योंकि हमारे देश के जो स्थानीय लोग हैं उनके ऊपर उतना ज्यादा भार नहीं रहता। यानी जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी पब्लिक के हाथों में सौंप दे दी गई निजीकरण करके। जो हमारे भारत के सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां थी यहाँ निजी लोग चला रहे हैं, जैसे मुकेश अंबानी देखेंगे, अडानी देखेंगे तो इनका खुद का एलायंस कंपनी है। जैसे यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है इंडिगो है, यहाँ पर एयर एशिया है, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी यहाँ की उद्योगपतियों के हाथ में सौंप दे दिया गया। यानी उद्योगपति लोग अपने मनमानी चलाएंगे, उसके बाद जो पैसा रहेगा, जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा चाहे अंतरराष्ट्रीय लेवल से चाहे राष्ट्रीय लेवल से, वो पूरा पैसा हमारे भारत सरकार के कोष में आता रहेगा। और जो टैक्स रहेगा वो तो हमें मिलता ही मिलता रहेगा, इससे भी बूस्ट होगा थोड़ा। तो यानी ये जो कंपनियां है ये तो नॉर्मल में दी है, लेकिन उस टाइम भारत की सबसे बड़ी कंपनियां थी। आगे देखेंगे ग्लोबलाइजेशन के तहत बात है दोस्तों सन 2010 की।
ग्लोबलाइजेशन ये अफ्रीका में उस समय ये पॉलिसी आया था। उस समय ये जो एयरटेल सिम था इंडिया का वो बहुत एक्टिव था उस समय, यानी जियो तो अभी जल्द ही में आया है, लगभग 2015 के बाद लोग उस पर एक्टिव होना शुरू हुए हैं। लेकिन उसके पहले बात करें तो एयरटेल ही ऐसा था जो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ये सब वर्चस्व था इंडिया में। लेकिन एयरटेल पूरे भारत में तो अपना व्यवसाय फैला दिया था, और फैलाने के बाद देखिए कोई भी रूल होता है, जब एक बार उसको पूरी तरह से अच्छे ढंग से चला ले जाते हैं तो अगली बार उसको स्थापित करना हो तो उसी बेस पर बहुत तेज कर ले जाते हैं। यानी एयरटेल कंपनी को बढ़िया से एकदम पता था कि हमको किस प्रकार कहाँ टावर लगाना है, किस प्रकार वहां पर लोगों को नियंत्रित करने के लिए नौकरी रोजगार देना है और कहाँ फैलाना है, बढ़िया से एकदम पता था। 2010 में अफ्रीका के ग्लोबलाइजेशन के तहत एकदम एक्टिव था और 2010 में ही वो चला गया। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 100% एयरटेल ही चल रहा है। 100% जो रेड लाइन में आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर 100% एयरटेल आज भी चल रहा है। और बाकी अफ्रीकन कंट्री में कुछ जगहों पर थोड़ा थोड़ा है, लेकिन यहाँ पर 100% लागू होगी। देखिए एक पॉइंट और क्या है, ग्लोबलाइजेशन के तहत इस देश में तो कुछ मिला टैक्स, लेकिन इंडिया को या एयरटेल वाले कंपनी के जो सीईओ थे, जो इसके मालिक थे, उनको क्या फायदा हुआ देखिए। दिया है उस समय जो निवेश हुआ था वैश्वीकरण के तहत जो है पैसे भी ज्यादा खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर हम जाएंगे तो अपना टावर लगाएंगे, वहां के लोगों को रोजगार देंगे, अपना मशीन लगाएंगे, जमीन खरीदेंगे, तो यहाँ सब जो है काफी पैसा निवेश करना पड़ता है ग्लोबलाइजेशन के तहत। तो जो पैसा लगा था उस टाइम यानी 2010 के टाइम देखेंगे यहाँ पर 10.7 बिलियन डॉलर लगा था, यानी आज के डेट में इंडियन करेंसी के रूप में देखें तो बहुत बड़े पैमाने में पैसा लगे। लेकिन हाँ, इतना पैसा खर्च करने के बाद एयरटेल वाले को क्या मिला, पांचवा विश्व का सबसे बड़ा यानी पांचवा एयरलाइंस कंपनी बन गया। यानी पूरे वर्ल्ड में सिम के मामले में संचार के माध्यम से देखा जाए तो पांचवा सबसे बड़ा कंपनी ये बन गया था उस टाइम। और आगे बात करें कि जितना इंडिया का पॉपुलेशन आपको पता ही है कि चाइना के बाद दूसरा नंबर है, लगभग इसी प्रकार जो बढ़ता रहे। 2011 में जनगणना हुआ था इंडिया का, तो उसी आंकड़े के अनुसार हमारा चाइना के बाद नंबर आता है। लेकिन अब कोई कहा नहीं जा सकता, आज के डेट में अगर जो जनगणना हो जाए तो लगभग 100% नहीं बता रहे, लगभग चाइना के बराबर या चाइना से आगे हम बढ़ जाएंगे। यानी जहां पर जनसंख्या ज्यादा रहेगी वहां पर दैनिक वस्तुओं की मांग भी ज्यादा बढ़ेगी, संचार का भी मांग बढ़ेगा, संसाधनों का मांग बढ़ता रहेगा, वहां पर लोगों का ज्यादा उत्पादन भी करना रहता है। तो ऐसे कंडीशन में वैश्वीकरण की स्थिति बहुत ज्यादा योगदान देती है। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि एयरटेल जितना पैसा इंडिया में कमाता था उससे ज्यादा पैसा इसको यहीं से मिलना शुरू हो गया। यानी दो फायदा, ग्लोबलाइजेशन को देखकर दो फायदा हुआ। यानी इस देश को जैसे अपने इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के तहत यहाँ के 15 दिन के पैसे को बूस्ट मिला, यानी स्थिति मेंटेन हो गई, उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम था और यहाँ का स्थिति मेंटेन हो गया और देखते देखते पता लगा ये पांचवा सबसे बन गया और इंडिया से ज्यादा पैसा इसको अफ्रीका से ही मिलना शुरू हो गया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस ग्लोबलाइजेशन में कितना पावर है, वही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लगाए थे इस समय। आगे पॉइंट में हम देखेंगे कि जो ग्लोबलाइजेशन के तहत जो प्रमुख कंपनियां आई थी, बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंडिया में आई थी, तो उस समय जैसे हुआ अमेजॉन, एप्पल, आईफोन वाला, एचपी, सोनी, ये सब जो कंपनियां आज के डेट में देखा जाए तो दैनिक जीवन में बहुत लोग यूज करते रहते हैं। जो ब्रांड है यानी आईफोन अगर कितना भी सस्ता लेते रहेंगे तो लगभग 1 लाख तक चले जाता है, 1,80,90 तक चला, ये भी कम पैमाना नहीं है। उस समय 80-90 हजार का अगर देखा जाए तो बाइक कुछ आती रहती हैं, और ये मैं कम का दाम बता रहा हूँ, इसका कम कीमत बता रहे हैं। जैसे देखेंगे तो आईफोन का कीमत बहुत ज्यादा होता है, कई कई करोड़ों में भी आ जाता है। जैसे मुकेश अंबानी का आईफोन सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उनके फोन का कीमत कितना है, वो भी आईफोन है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और एचपी, सोनी कंपनी, ये भी मोबाइल की कंपनियां हैं, टीवी, ये सब कंपनियां दैनिक जीवन में बहुत लोग यूज करते हैं अपने घर पे। यानी संसाधनों की मांग के साथ ये सब कंपनियां आना शुरू हो गई। ये सब कंपनियां कहां पर जाती हैं, जहां की जनसंख्या ज्यादा रहती है, और जनसंख्या जहां पर ज्यादा रहेगा वहां की वस्तुओं की मांग भी बढ़ती रहेगी, और ये लोग तुरंत आगे ग्लोबलाइजेशन के तहत और पूरे देश में फैलाना शुरू कर दिए। देखिए अगले पॉइंट में देखिए टोयोटा भी दिखाई पड़ेगा आपको। आज की डेट में जो हमारे देश के नेता लोग हैं, खासकर वो प्रधानमंत्री नहीं, छोटे स्तर के नेता होते हैं, जैसे विधायक हुए और गांव देहात के होते हैं, जो जिला पंचायत और
सदस्य और ये सब होते हैं जो क्या बोलते हैं विधानसभा पद के होते हैं, लोकसभा के जो सांसद तो वो खासकर यही फॉर्चूनर से ही चलते हैं, और जो हमारे यूपीएससी जो क्रैक्स करते हैं आईएएस लोग वो भी इनोवा से चलते हैं। तो ये सब गाड़ियां जर्मन से ही आई थी। ग्लोबलाइजेशन के तहत ये सब कंपनियां इंडिया में आई। अब आप सोच सकते हैं कि एक फॉर्चूनर की कीमत अगर जो 50 से 60 लाख रुपया है तो जो टैक्स मिलेगा इंडिया का वो कितना होगा। यानी अगर जो 60 लाख रुपए उसमें 50 लाख अगर जो अपना फायदा निकाल लिया तो एक गाड़ी पर सीधा सीधा हमको 10 लाख रुपए का फायदा हो रहा है, वो भी ग्लोबलाइजेशन के तहत उस समय आ गया था इंडिया में। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर दिक्कत ये हो गया था, मनमोहन सिंह तो लेकर आए थे 1991 में ग्लोबलाइजेशन यानी एलपीजी पॉलिसी। अगर जो यही चीज हमारे देश में 10 से 15 साल या 20 साल पहले आ गया होता तो आज की डेट में इंडिया की कंडीशन कुछ और होती। यानी वो दिक्कत हमको नहीं आता। 15 दिन वाला जो आप लोग सुनते हैं कि 15 दिन का पैसा बचा था वो हमको सुनने को नहीं मिलता। यानी 10 दिन, आप सोच सकते हैं 15 दिन के अंदर ये एलपीजी फार्मूला कितना तेज बूस्ट हुआ। अगर जो ये हम 2 साल पहले लगा दिए होते तब क्या होता। बस 2 साल पहले की जो बात है, तो यहाँ पर एक फोटो आपको दिखाई पड़ रहा है इंडिया वर्सेस चाइना। इमारतों को देखेंगे तो ये जो इमारतें दिखाई पड़ रही हैं तो हमारा मुगल कालीन है यानी प्राचीन इमारतें हैं, लेकिन जो यहाँ पर इमारतें और सड़क दिखाई पड़ रहा है वो हमारा आधुनिक जमाने का है। यानी यहाँ पर वो 15-20 दिन, 1 महीना, साल 2 साल का कंडीशन नहीं था। यहाँ पर वो कंडीशन ही नहीं आया था चाइना में, और चाइना ग्लोबलाइजेशन इंडिया की आज़ादी के बाद ही कर दिया था। यानी आप लोग सोच सकते हैं कि अगर जो बिना कंडीशन खराब हुए कोई देश ग्लोबलाइजेशन की या एलपीजी की पॉलिसी लेकर चली आई अपने देश में, तो वह देश की अर्थव्यवस्था में कितना तेज बूस्ट मिलेगा, इससे उम्मीद आप लोग लगा सकते हैं। यानी इंडिया में जब 15 दिन का पैसा बचा था तब एलपीजी पॉलिसी लेकर आए, और लेकिन चाइना में बिना कंडीशन खराब हुए वो लोग एलपीजी फार्मूला लेकर चले आए, और धीरे धीरे इतना ज्यादा उन लोगों को टैक्स मिलना शुरू हो गया कि चाइना ऑटोमेटिक बढ़ता हुआ चला गया। तो दोस्तों ये जो फोटो आपको दिखाई पड़ रहा है, आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे मिस्ट्री के रूप में बरमूडा ट्रायंगल जो प्रशांत महासागर में है। यहाँ पर जो जहाजें जाती थी डूब जाती थी, जो उड़ने वाली जहाजें थी वो भी डूब जाती थी। यहाँ का वेदर भी बहुत खराब होता था, कुछ लोग समझ नहीं पाते थे कि आखिर रीजन क्या है। तो दोस्तों इसके बारे में पूरा फुल डिटेल में आपको चैनल पर हमारे मिल जाएगा वीडियो, जिसको स्टेप बाय स्टेप हम समझाएं कि कौन सा जहाज पहले आया था, कौन लोग इसमें गए थे, कौन सी किताबें लिखी गई हैं, मूवी भी बहुत बना हुआ है, किस प्रकार ये मिस्ट्री बना हुआ है। लेकिन दोस्तों मिस्ट्री नहीं है ये, इसका पूरा राज इसमें खोलकर बता दिए कि आखिर रीजन है क्यों जहाज डूब जाती है। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।